हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे एचईपी के यूनिट 4 का पार्ट 1 होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन, देखेंगे कि यहाँ पे हमारी कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंड मेनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने हार्मोन्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, जो कि हमारा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अपने नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। और नर्वस सिस्टम क्या करता है भाई, ये हमारी बॉडी की सारी ही जो है कह सकते हो एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी फंक्शंस हैं बॉडी के, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन अगर आप लोग को याद हो तो नर्वस सिस्टम में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो, बॉडी की जो हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं उनको प्राइमरीली तो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन जो यहाँ पे सेकेंडरी कंट्रोल होता है वो हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम के पास। यानी कि अगर हम लोग सही से बोले तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलके हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। अब देखो, इसको बहुत ही सिंपली समझो कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये थोड़ा सा इंस्टेंट एक्शन ज़्यादा शो करता है, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि आप लोग का हाथ जो है किसी जलते हुए बर्तन पे जाए, या फिर कहीं भी मान लो ऐसा कुछ भी एक्शन हो तो आप लोग का हाथ तुरंत वहाँ से हट जाता है। तो वो क्या होता है, वो हमारा एक इंस्टेंट एक्शन होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो थोड़ा कह सकते हो शॉर्ट टर्म एक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन जो हमारी बॉडी में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे एक सिंपली समझो कि मान लो किसी का शुगर अगर बढ़ गया, ठीक है, उसका ब्लड शुगर लेवल अगर हाई हो गया है, तो उसको यहाँ पे नॉर्मल वापस आने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो उसको परफॉर्म करने का काम हमारा कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए ना कि एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली करता क्या है, ये हमारी बॉडी के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, इन सबको यहाँ पे कह सकते हो मैनेज करने का काम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो एक बेसिक आइडिया आप लोग को यहाँ से लग गया कि एंडोक्राइन सिस्टम करता क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। करता क्या है आप लोग समझ गए, अब ये होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, तो यहाँ पे ये हमारा सिस्टम होता है जिसके अंदर होती है हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज इक्वल टू एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, तो देखो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे देखो, ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? ग्लैंड्स और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट सीक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो, कई जगह आप लोग को देखने को मिलेगा कि ग्लैंड्स हमारे एक टाइप के ऑर्गन्स ही होते हैं। कई जगह यहाँ पे ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाता है। बाकी एक सिंपली समझो कि जैसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज होती हैं, जैसे ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन भी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्लैंड्स को भी एक कह सकते हो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ही होता है, या फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं, जो क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं। यानी ग्लैंड्स हमारे कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये कुछ हमारे केमिकल्स को सीक्रेट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ग्लैंड्स हमारी होती हैं दो टाइप की। पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। और देखो, इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। यानी ये जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो इन हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो, ग्लैंड समझ गए ना, ये क्या करते हैं? कुछ सिक्रीट करते हैं, समझ गए, मतलब कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, इतना समझो। अभी आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मुझे पता है कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो, अभी तो हम लोग बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी तो पूरा हमें पढ़ना ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? दे रिलीज देयर सिक्रेशंस थ्रू डक्ट्स एट स्पेसिफिक साइट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि देखो, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर होती है डक्ट्स। अब ये डक्ट्स क्या है? तो देखो, डक्ट्स हमारा होता है एक टाइप का कह सकते हो पाइप होता है। जैसे पाइप बॉडी के अंदर कह सकते हो एक टाइप की नली जो होती है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डक्ट्स, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि मान लो इन्होंने कुछ भी सिक्रेट किया, जो भी केमिकल सब्सटेंस इन लोगों ने सिक्रेट किया, तो वो हमारा जो है एक डक्ट्स में होते हुए जाता है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे इनके अंदर एक और स्पेशल बात क्या होती है,
थ्रो डक्ट्स एट अ स्पेसिफिक साइट, यानी कि देखो यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं कि ये पहली बात तो अपना जो भी सिक्रीशन है, ठीक है, वो एक डक्ट्स में रिलीज करती हैं, यानी किसी पाइप में, ठीक है। और ये यहाँ पाइप भी जो है क्या कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक साइट यानी कि किसी पार्टिकुलर जगह पे ही अपना सिक्रीशन जो है सिक्रीट करती हैं। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखें तो जो हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवा हम लोग हमारी बॉडी में हमारे माउथ में जो भी सलाइवा सिक्रीट होता है उसको कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, अगर आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सलाइवा सिर्फ हमारे माउथ में ही तो सिक्रीट होता है, हमारे बॉडी में और कहीं तो सलाइवा का कोई ऐसा काम होता नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, हमारा स्वेट ग्लैंड्स हो गया, ये सब हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो इनके अंदर ना स्पेसिफिक कह सकते हो डक्ट्स होती हैं, और ये डक्ट्स के अंदर अपना सिक्रेशन रिलीज करती हैं, और वो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पार्ट में ही रिलीज होता है। जैसे सलाइवा हमारा मेनली माउथ में ही रिलीज होता है। और वहीं हम लोग बात करें अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिनको हमें पढ़ना है मेनली, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहली बात दे रिलीज देयर सिक्रेशन विदाउट डक्ट्स, यानी सबसे बड़ी बात यही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पे कोई भी डक्ट्स देखने को नहीं मिलती है। देखो डक्ट सिंपली आप लोग समझो एक पाइप टाइप का आप लोग बोल सकते हो, ऑल तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है लेकिन आप लोग ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इनके अंदर डक्ट्स होती ही नहीं है, और ये अपना सिक्रेशन क्या करती हैं, डायरेक्टली यहाँ पे रिलीज करती हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली हमारा ब्लड स्ट्रीम यानी कि कह सकते हो ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स में ही सिक्रेट कर देती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, देखो अब हमारी ब्लड वेसल कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर जगह है, वो हमारी पूरी बॉडी में है। तो जो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो भी सिक्रेशन होता है वो हमारी पूरी बॉडी में होते हुए जाता है, ठीक है। तो अगर इसका आप लोग एग्जांपल समझो तो यहाँ पे जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो ये यहाँ पे क्या करती है, ये हमारी एक टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड है। अभी मुझे पता है नहीं समझ रहे हो बट अभी समझ जाओगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये जैसे यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रेट करती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, अब ये हमारा मेनली थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। तो ये यहाँ पे मतलब किसी पाइप में नहीं सिक्रेट होता है, बल्कि ये हमारे जो है कह सकते हो ब्लड वेसल्स में ही सिक्रेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरी बॉडी से होता हुआ हमारे थायराइड के पास चला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगा कि अगर हमारा ये पूरी बॉडी में जाता है तो सिर्फ थायराइड पे कैसे एक्ट करता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बस अभी आप लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझो। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन होते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो बेसिक चीज़ें थी कि पहली बात एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पे डक्ट्स नहीं होती है, और इनके सिक्रेशन को हम लोग यहाँ पे हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आई होप कि आप लोग को लग गया होगा। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपने थ्योरी पोर्शन को। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट रेगुलेट्स द बॉडी प्रोसेस बाय सिक्रेटिंग केमिकल सब्सटेंसेज, या फिर इसी को केमिकल मैसेंजर्स बोल सकते हो, जो कि हमारा क्या होता है, हार्मोन्स। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे क्या करती हैं, हमारी उनके पास डक्ट्स नहीं होती है, और ये जो सिक्रेट करती हैं उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को मैनेज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ गए ना कि ये जो हार्मोन जो भी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, जितने भी हार्मोन है उनको कौन सिक्रेट करता है, उनको हमारा सिक्रेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, यानी कि इनके अंदर कोई भी डक्ट वगैरह नहीं होती है। डक्ट मतलब एक टाइप का पाइप, ओके। दे सिक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और यहाँ पे ये क्या होता है कि ये अपना हार्मोन्स जो है डायरेक्टली हमारा ब्लड में ही सिक्रेट कर देती है। The nervous system and endocrine system together controls and coordinates all the functions of our body। और हम लोगों ने देखा कि ये दोनों मिलके हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, और यहाँ पे देखो जो भी हमारी कह सकते हो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग इसके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज है उनके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि समझ गए होगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप लोग को देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसा कि हमारी क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, और ये हमारा हार्मोन सिक्रेट करती हैं इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। अच्छा देखो यहाँ पे कहने को तो हम लोगों ने बोल दिया कि ग्लैंड हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट कर देती हैं, पर देखो ये एकदम भी डायरेक्टली नहीं होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो देखो ग्लैंड्स हमारा टिश्यू से मिलकर बना है और टिश्यू के अंदर सेल्स हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेल्स होती हैं वो सबसे पहले अपना जो हार्मोन्स होता है उनको सिक्रेट करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ECS, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से होता हुआ ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती है, ठीक है, या फिर जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कह सकते हो स्पेस होता है, पोर्स होते हैं, है ना। और अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तो पता होगा कि और इन्हीं पोर्स के थ्रू हमारा क्या होता है, हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं।
तो यहाँ पे देखो दो सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है ना, तो वहीं पे यहाँ पे सिक्रेट करती है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से हमारा ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो पहले ये क्या करती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सिक्रेट करती हैं और वहां से ये डिफ्यूज हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में एंड कैरीज थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या वही जो हमारा ब्लड कैपिलरी का सिस्टम है, वही हमारा ब्लड वेसल्स का सर्कुलेटरी। ओके, द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और यहाँ पे इसके अंदर हमारी कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। और मेनली आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आ जाता है पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाटिक आइलेस, ओवेरीज एंड टेस्टिस। तो ये सारी होती है हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा देखना चाहो इनकी लोकेशंस, ठीक है, कि हमारी बॉडी में किस किस जगह हमारी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हुए होगा कि ये हाइपोथैलेमस कहाँ से आ गया। ये तो हमारा कह सकते हो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है ना। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे ये समझो कि इसको कुछ लोग यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में काउंट करते भी हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए जो भी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस, फिर आ जाता है पाइनियल ग्लैंड और फिर हमारा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अब देखो ब्रेन के अंदर ना इनकी लोकेशंस को एकदम अच्छे से दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग एक आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड हमारा कुछ इस जगह और हमारा हाइपोथैलेमस जो है कुछ इस जगह देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने नीचे पार्ट में, तो हमारा आ जाता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड आप लोगों को पता होगा कि हमारे गले के पास एक ग्लैंड देखने को मिलती है बटरफ्लाई शेप की, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे देखो ये जो भी आप लोगों को दिख रहा है ये है थायराइड ग्लैंड। और इस थायराइड ग्लैंड के अंदर आप लोग को जो ये चार पार्ट दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। देखो ये जो कह सकते हो चार वैसे मैंने यहाँ पे होल टाइप से बना दिया, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया लेके समझना कि इन चारों को हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर ही देखने को मिलती हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे हमें देखने को मिलती है हमारे थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये हमारी हार्ट के पास देखने को मिलती है और उसके नीचे हमारी देखो जो हमारी दोनों किडनी होती हैं, तो इन दोनों किडनी के ऊपर एक कवरिंग के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलती है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड आप लोग को कहाँ देखने को मिलती है, देखो ये दोनों हमारी दो एड्रीनल ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में और दोनों हमारी किडनी के ऊपर देखने को मिलती है, ओके। और उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है पैनक्रियास। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना कि पूरा पैनक्रियास नहीं, बल्कि पैनक्रियास का एक छोटा सा पार्ट हमारा जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक आइलेट या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा इंसुलिन सिक्रेशन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। बाकी पैनक्रियास का एक छोटा सा पार्ट ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में रोल प्ले करता है। बाकी जो हमारा कह सकते हो पैनक्रियास होता है, उसका 99% पार्ट हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और 1% हमारा एंडोक्राइन की तरह काम करता है, और उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों ना अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे फीमेल्स में हमें देखो देखने को मिलती है ओवेरी और मेल्स में हमें देखने को मिलता है टेस्टिस, और ये दोनों हमारे दो होते हैं, ठीक है। दो ओवेरीज और दो टेस्टिस हमें यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है, दोनों साथ में नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है कह सकते हो टोटल हमें 8 हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखो अब एक चीज़ समझो कि यहाँ पे ये हमारा सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इन सभी के बारे में, यानी कि इनका क्या फंक्शंस है, इनसे हमारे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनका क्या फंक्शंस होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है हार्मोन्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स दैट प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो हमें पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी केमिकल मैसेंजर सिक्रेट करती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। बाकी हार्मोन्स क्या करते हैं, देखो यही हमारी बॉडी में जो भी कह सकते हो वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यानी हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटी, स्पेशली ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। देखो एक चीज़ समझो कि वैसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हमारा हार्मोन्स रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन अगर प्राइमरली बात करें कि
ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिसको हमारी बॉडी में मेनली हमारा हार्मोन रेगुलेट करता है। तो हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ होती है, यानी हम लोग कह सकते हो छोटे से जो बड़े होते हैं, बड़े से उसके बाद बूढ़े होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें और उसके बाद हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म है, यानी जो जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही है, हमारी बॉडी की जो भी बायोकेमिस्ट्री है, उनको यहाँ पे उनके लिए हमारा हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी देखेंगे, जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही हमारी बॉडी के बोन्स की ग्रो होती है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा कह सकते हो शेप में बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा हार्मोन्स ही कंट्रोल करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में हमारा हार्मोन्स। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हमें थोड़ा सा समझना है कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारी ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट कर देती हैं। अब देखो ब्लड स्ट्रीम तो हमारी बॉडी में पूरी जगह है, लेकिन जैसे मान लो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा TSH था, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको एक्ट तो सिर्फ हमारा थायराइड ग्लैंड पे ही करना है। देखो यहाँ पे ये हमारा कह सकते हो हमारा जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड था, ठीक है, तो उसने क्या किया, TSH को हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट किया, तो ये तो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा ना, तो इसको एक्ट तो सिर्फ हमारा थायराइड ग्लैंड पे करना है। तो ये कैसे करेगा, मतलब कैसे पहचानेगा कि हाँ मुझे इसी पे एक्ट करना है। तो इसको आप लोग थोड़ा इस तरीके से समझो कि देखो हार्मोन सबसे पहले एक्ट करता है रिसेप्टर पे बाइंड होके, ठीक है, यानी हार्मोन्स अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे ही बाइंड होते हैं। अब रिसेप्टर क्या होता है, तो देखो इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये हमारा TSH हार्मोन है, ठीक है, मान लो इसका शेप हमारा कुछ इस तरह के ट्रायंगल शेप का हमारा TSH हार्मोन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा जाएगा तो पूरी बॉडी में, लेकिन बाइंड हमारा सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड पे होगा। कैसे, देखो क्योंकि इसकी जो रिसेप्टर है ना वो सिर्फ हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये जो आप लोग को दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, कह सकते हो रिसेप्टर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसके रिसेप्टर का शेप कैसा है, यहाँ पे आके हमारा ये जो TSH हार्मोन है ये इजीली बाइंड हो सकता है कि नहीं। देखो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप लोग देखो तो इसका शेप ट्रायंगल है और इसके अंदर भी यहाँ पे ट्रायंगल शेप ही है, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये इजीली इसमें फिट हो सकता है, और जैसे ही इसमें फिट होगा वैसे यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे थायराइड ग्लैंड से ही जाके बाइंड होगा, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के पास होंगे। देखो भले ही ये हमारा किडनी के पास भी जाए, भले ही ये हमारा कह सकते हो लंग्स के पास भी जाए, भले ही हमारा और भी जगह जाए, लेकिन अगर वहाँ पे आप लोग देखो तो जैसे मान लो एक आइडिया है, ऐसा समझो, जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल शेप का ही हो, ये सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो किडनी है, तो किडनी के रिसेप्टर अगर आप लोग देखो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायरिश शेप का रिसेप्टर है। अब ये ट्रायंगल हमारे इस स्क्वायर में फिट होगा ही नहीं, तो जब फिट नहीं होगा तो बाइंड नहीं होगा। अब वहीं अगर मान लो हमारा थोड़ा सा हम लोग मान लो लंग्स में देखें तो यहाँ पे देखो हमारा रिसेप्टर किस शेप का है, हाफ सर्कुलर शेप का है, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो हमारा बाइंड नहीं होगा, है ना। तो ये एक आइडिया था, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हाफ सर्कुलर हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्क्वायर हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ट्रायंगल हो, लेकिन ऐसा एक आइडिया था कि देखो यहाँ पे इसका जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, TSH हार्मोन का, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड के पास ही होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से हार्मोन क्या होता है, हार्मोन जाते तो हमारे पूरी बॉडी में, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होते हैं, लेकिन बाइंड वहीं होते हैं जहां इसको होना होता है। यानी इसका रिसेप्टर जो है, जिस जगह इसका रिसेप्टर होगा वहीं जाके बाइंड होंगे और वहीं अपना एक्शन शो करेंगे। अच्छा एक चीज़ समझना कि जब हमारा हार्मोन यहाँ पे अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, यानी देखो जब हमारा हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तभी हार्मोन एक्शन देता है। जैसे हार्मोन मान लो अगर उसको ग्रोथ करानी है, ठीक है, जैसे ग्रोथ हमारा कराता है ग्रोथ हार्मोन, तो अगर उसको ग्रोथ करानी है तो सबसे पहले उसको बाइंड होना पड़ेगा जहां भी ग्रोथ करानी है। जैसे मेनली हमारा बोन्स में, बोन्स का साइज बढ़ाना होता है, तो सबसे पहले अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, फिर यहाँ पे एक्शन देगा। तो एक चीज समझ गए ना आप लोग कि इस तरीके से हमारा जो है हार्मोन्स क्या होते हैं, रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को। तो यहाँ पे देखो हार्मोन्स को मेनली हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो टाइप से, ठीक है। पहला हो जाता है हमारे यहाँ पे स्टेरॉयडल हार्मोन और दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन। तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे देखो दे आर जनरली सिंथेसाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बेस्ड लिपिड्स। देखो सिंथेसिस और डेरिवेशन मतलब कि कह सकते हो फॉर्मेशन, यानी कि अगर इनके फॉर्मेशन की बात करें यानी बनता कैसे, तो स्टेरॉयड हार्मोन हमारे लिपिड से बनते हैं, और लिपिड्स भी कौन से, वो लिपिड्स जिनके अंदर हमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। यानी अगर हम लोग जनरली बोले तो यहाँ पे ये हमारा कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हुए देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, दे आर मेनली वाटर इनसॉल्युबल। अब देखो यहाँ पे ये किससे बने, लिपिड से। और लिपिड क्या होता है, लिपिड अब जैसे हमारा ऑयल हो गया है ना, और कह सकते हो वैक्स हो गया, ये सारे हमारे लिपिड होते हैं, फैट हो गया। तो जो हमारा ऑयल होता है क्या वो वाटर में सॉल्युबल होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि ये हमारे लिपिड से बने हैं, इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल और लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। भाई लिपिड है तो लिपिड में तो सॉल्युबल ही होगा, ठीक है। और बाकी दीज हार्मोन्स कैन इजिली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे ये हमारी मान लो सेल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन हमारी किससे बनी होती है? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से। और फॉस्फोलिपिड जिसके नाम में ही लिपिड है, यानी कि कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन हमारी मेनली लिपिड से बनी होती है। तो जब ये लिपिड से बनी है तो लिपिड को लिपिड तो क्रॉस ही कर जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में हमारा हो गया जैसे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये सारे हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि एस्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। और सेकेंड टाइप हमारा आ जाता है नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स का। तो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन हार्मोन्स। यहाँ पे इनको देखो, इनको एक दूसरा हम लोग प्रोटीन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इनकी सिंथेसिस हमारी किससे होती है? हमारी अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं भाई? अमीनो एसिड से ही तो हमारा प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड्स के अंदर भी जैसे हमारा अमीन्स हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। अच्छा, ये पेप्टाइड्स क्या होते हैं? अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट करके बताओ। हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 में देखा था, ठीक है। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं? तो अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। और बाकी प्रोटीन्स, तो इन सबसे हमारा कह सकते हो इनकी फॉर्मेशन होती है। और बाकी ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब देखो, जो हमारे प्रोटीन हार्मोन्स हैं ये हमारे वाटर सॉल्युबल हैं, तो हमारे लिपिड इनसॉल्युबल हो जाते हैं। इस चीज़ को समझना कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो वही चीज़ है ना कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी है? लिपिड की। तो ये हमारा लिपिड में हमारा वाटर सॉल्युबल क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। देखो आप लोग को याद हो तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कह सकते हो जो भी हमारा वाटर सॉल्युबल चीज़ें हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये हमारा प्रोटीन हार्मोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे हमारा इंसुलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये सारे हमारे जो है कुछ नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स के। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हमें समझनी है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा मेनली वाटर सॉल्युबल, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे वाटर सॉल्युबल। अब ये जो हमारा वाटर इनसॉल्युबल है या फिर लिपिड सॉल्युबल है, ये हमारे कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन या फिर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म की, तो देखो हार्मोन सोर्स देयर एक्शन ऑन टारगेट सेल बाय बाइंडिंग ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट आइदर ऑन सरफेस और इनसाइड ऑफ दैट सेल। देखो एक चीज समझना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कोई भी हार्मोन है तो वो अपना एक्शन कब देता है? जब हमारा रिसेप्टर से बाइंड होता है। अभी जो रिसेप्टर है ये हमारा जो है कह सकते हो जो है हमारा सेल है, जैसे हमारी मान लो सेल है, तो ये सेल के जो है कह सकते हो हमारे सरफेस यानी कि हमारा सेल के सरफेस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट हो सकता है और ये रिसेप्टर हमारा सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, और इनसाइड ऑफ दैट सेल। Now hormones binds on their receptor to form hormone receptor complex। अब देखो जैसे ही मान लो कोई भी हार्मोन है, जैसे ये आता है हमारे रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, चाहे वो हमारा सरफेस पे हो चाहे अंदर हो। तो जैसे बाइंड हो जाता है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जैसे हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है वैसे ही हमारा एक्शन दिखना शुरू हो जाता है। नाउ हार्मोन्स मेनली शोज देयर एक्शन बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब हार्मोन हमारा दो तरीके से एक्टिवेशन कह सकते हो अपना मैकेनिज्म शो करते हैं। पहला हो जाता है डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन और दूसरा हो जाता है सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेशन मैकेनिज्म। अच्छा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ ध्यान से समझना। जैसे हमारी मान लो कोई भी सेल है, ठीक है, तो आप लोग को पता है कि सेल के अंदर हमारा क्या होता है? सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस भी होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो। और सेल के अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेल के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन कुछ भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो अगर हमारा मान लो कोई रिसेप्टर, ठीक है, अगर वो रिसेप्टर हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। सिंपल है। और अगर कोई रिसेप्टर हमारे यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ठीक है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर। और अगर कोई रिसेप्टर हमारे यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। यानी इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि रिसेप्टर हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं। देखो तीन में से दो हमारा कह सकते हो मेनली इंट्रासेलुलर, जैसे साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर हमारा क्या है? सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर वाले हम लोग बोल सकते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा कहाँ है? सेल की सरफेस पे है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर कह सकते हो हमारा सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने फर्स्ट मैकेनिज्म को, जो कि हमारा डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन। तो देखो दिस मैकेनिज्म इज मेनली परफॉर्म बाय स्टेरॉयडल हार्मोन्स और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। देखो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, पहला स्टेरॉयडल और दूसरा नॉन स्टेरॉयडल।
तो ये हमारा स्टेरॉयडल हार्मोन से परफॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, द रिसेप्टर ऑफ दीज हार्मोन्स प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर रीजन आइदर इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है भाई, हमारा जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये हमारी लिपिड को क्रॉस कर सकते हैं, है ना। तो इनका जो रिसेप्टर होता है वो हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सेल के अंदर यहाँ पे कह सकते हो हमारा जो है साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और हमारा न्यूरोप्लाज्म यानी कि हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखो कि ये हमारा जो है डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन किस तरीके से काम करता है। तो देखो जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, हमारा ब्लड स्ट्रीम है। अब ब्लड स्ट्रीम से हमारा हार्मोन क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में होता है। तो यहाँ से हार्मोन कह सकते हो सिंपली हमारा आया और सेल के अंदर क्रॉस कर गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लिपिड सॉल्युबल है। अब इसने क्या किया, अब देखो सेल के अंदर हो सकता है यहाँ पे इसका जो रिसेप्टर है हो सकता है वो साइटोप्लाज्म में हो या फिर हो सकता है डायरेक्टली हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम लोग मानते हैं कि इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में था, तो इसने बाइंड किया अपने रिसेप्टर से। अब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तो अब ये क्या हुआ, ये हमारा इंटर करके हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। अब देखो हो सकता है डायरेक्टली हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में हो या फिर हो सकता है कि साइटोप्लाज्म से बाइंड होकर न्यूक्लियोप्लाज्म में जाए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसे ही हमारा जाता है तो ये हमारा बाइंड हो जाता है डीएनए से, ठीक है। तो डीएनए से जैसे अटैच होता है, अब जैसे ही हमारा रिसेप्टर जो है कह सकते हो हमारा हार्मोन जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारा डीएनए से अटैच होता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। आई होप डीएनए आरएनए थोड़ा बहुत आप लोग को पता हो, ठीक है। तो नहीं भी पता है तो आप लोग सिंपली समझो कि सबसे पहले ये बाइंड किया हमारे डीएनए से, डीएनए से हमारा क्या हुआ, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। एमआरएनए क्या किया, एमआरएनए ने हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस करना चालू कर दिया, ठीक है, क्योंकि आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है, राइबोसोम से। और यहाँ पे देखो ये हमारा जो है कुछ स्टेप से हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गए। और प्रोटीन क्या करते हैं भाई, प्रोटीन ही तो हमारी बॉडी में कह सकते हो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज चालू हो गए। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन, देखो डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन का मतलब है कि डायरेक्टली हमारा जो है हमारे डीएनए को एक्टिवेट कर देता है। डीएनए वगैरह क्या होते हैं, जीन्स होते हैं ना, तो जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वही चीज़ है। तो ये था हमारा सिंपल सा डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन मैकेनिज्म। बाकी अगर आप लोग इसको थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली हमारा सबसे पहले जो हमारा हार्मोन है वो डिफ्यूज हो जाता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। डिफ्यूज मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद डीएनए, ठीक है, डीएनए से इंटरेक्ट करता है। और जैसे ही डीएनए से इंटरेक्ट करता है हमारा एमआरएनए की सिंथेसिस चालू हो जाती है। और जैसे ही एमआरएनए की सिंथेसिस होती है क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम्स। और ये एमआरएनए हमारा राइबोसोम से मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करना चालू कर देते हैं। और ये प्रोटीन हमारा वेरियस बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला मैकेनिज्म होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे सेकंड मैसेंजर एक्टिवेशन मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि दिस मैकेनिज्म इज मेनली परफॉर्म बाय नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स और प्रोटीन हार्मोन्स और लिपिड इनसॉल्युबल। देखो सब चीज़ सेम है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा जो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स थे वो क्या होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर नहीं सकते, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। तो इनका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन के पास। देखो हम लोगों ने देखा ना कि रिसेप्टर तीन तरीके हो सकते हैं, हो सकता है मेम्ब्रेन पे हो सकता है साइटोप्लाज्म में हो सकता है न्यूरोप्लाज्म में हो। तो देखो ये दोनों हमारा होता है, हम लोगों ने देखा डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन में, और ये वाला होता है हमारे यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेशन में। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें द रिसेप्टर ऑफ दीज हार्मोन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, यानी कि यहाँ पे हमारे सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको सेकंड मैसेंजर एक्टिवेशन क्यों बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जैसे ये हमारा हार्मोन है, अब ये आके बाइंड हुआ अपने रिसेप्टर से, जो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारा सेल की सरफेस पे। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक मतलब कह सकते हो डिटेल में गए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये हमारा हो सकता है एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग को बाद में पढ़ना है। अभी आप लोग सिंपली समझो कि ये हमारा रिसेप्टर था जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा हार्मोन आया, इससे बाइंड हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अच्छा, जैसे ही हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है तो यहाँ पे इसके बगल में हमारा होता है एंजाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है, और जैसे ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये हमारा कन्वर्ट कर देता है एटीपी को हमारा साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। एटीपी हमारा कन्वर्ट हो जाता है सीएमपी यानी साइक्लिक एएमपी में। और ये जो सीएमपी है यही हमारा काम करता है सेकेंडरी मैसेंजर का।
था, ठीक है। और ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है, ये CAMP हमारा फिर वेरियस केमिकल रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा कह सकते हो जैसे हमारी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बॉडी के जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनमें हमारा ये रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा जो है सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेशन मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। देखो प्राइमरी मैसेंजर हमारा हार्मोन है, लेकिन हार्मोन हमारा अंदर तक तो जा नहीं पाया, तो इसको एक सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत थी। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन बन गया, हमारा CAMP। समझ गए, बहुत ही सिंपल था। अच्छा, यहाँ पे अगर सेकेंडरी मैसेंजर को हम लोग थोड़ा सा देखें कि ये क्या होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर आर सब्सटेंसेज दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम सेल सरफेस टू टारगेट साइट विद इन सेल। यानी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा सरफेस से मैसेज को हमारे सेल के अंदर जो है जहां भी हमें चाहिए होता है वहां टारगेट साइट में हमारे पास कर देते हैं सिग्नल को, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, जैसे सेकेंडरी मैसेंजर के हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे CAMP हो गया, ठीक है, और CGMP। जैसे CMP इकलौता नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, जैसे IP3 हो गया, DAG हो गया और हमारा कैल्शियम हो गया। ये सारे हमारे सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्म में काम करते हैं। अब इन सभी को जब आप लोग रिसेप्टर आगे चल के अपने फार्माकोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो समझोगे, बाकी इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, ओके ना। यहाँ पे बात करें तो देखो इसमें क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले हमारा रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ये हमारा क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंजाइम हमारा क्या करता है, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है, और साइक्लिक AMP हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है, जो कि हमारे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके द्वारा सीक्रेट किए गए हार्मोन्स के बारे में। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।